हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। कंटिन्यू करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पिछले वीडियो में हमने बात की थी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चरल डिटेल्स की। तो अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म कि कैसे सारा कुछ फॉलो होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम सारी रेस्पिरेशन को 5 मेजर स्टेप्स पे पढ़ सकते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है कि ये क्या होता है कि ब्रीदिंग या पल्मनरी वेंटिलेशन कहते हैं। पल्मनरी वेंटिलेशन का मतलब क्या है? वेंटिलेशन का मतलब ये होता है कि हवा का अंदर आना जाना। तो इसमें क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर अंदर जाती है विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर एल्वियोलाई से बाहर आती है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप की अगर हम बात करें तो अब वहाँ पे पहुँच गई ना गैसेस एल्वियोलाई तक, तो वहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किसका? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। कहाँ पर? एल्वियोलाई में। ये हुआ सेकंड स्टेप। तीसरे स्टेप की अगर हम बात करें तो वो जो गैसेस अंदर गई उसका ट्रांसपोर्टेशन बाय ब्लड। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड तीसरा पार्ट हुआ। चौथा पार्ट हुआ कि वो ब्लड और टिश्यू में एक्सचेंज हुआ, मींस डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हुआ। एंड फिफ्थ स्टेप, लास्ट स्टेप, कि यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स। वो जो टिश्यूज़ में सेल्स थे उन्होंने उसको यूटिलाइज किया इन केमिकल रिएक्शंस, और उसका रिजल्टेंट जो था कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज़ वो आगे बाहर आ गई। तो मतलब ये 5 स्टेप्स हैं। इसमें हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात नहीं कर रहे, उसको प्लांट फिजियोलॉजी वाले यूनिट में आप प्लांट्स की रेस्पिरेशन जब पढ़ेंगे उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन के डिटेल्स हैं। तो इन चीज़ों के बारे में, इन 5 चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। पिछले वीडियो में हमने बात की थी हमारी पोजीशंस के बारे में, डॉर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, क्या पोजीशंस होती हैं, ये हमने इसके बारे में बात की थी। तो आपको मैकेनिज्म समझने के लिए ये सारी हमारे जो साइड्स हैं, डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड वगैरह, इनके डिटेल्स पता होने चाहिए। तो फिर से वापस आते हैं, कैसे था ब्रीदिंग का मैकेनिज्म में 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो अब ज़रा इसे समझो कि इंस्पिरेशन हवा अंदर जानी है, इंस्पायर करना है, एक्सपिरेशन बाहर आनी है। अंदर जाने के लिए अंदर वाला जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो मतलब अगर एक्सपैंडेड होएगी फॉर्म, इसकी थोरेसिक कैविटी सारी एक्सपेंडेड फॉर्म में होगी तो उसके अंदर बाहर से हवा जा सकती है। इसका मतलब क्या है? अंदर प्रेशर कम होगा, बाहर प्रेशर ज़्यादा होगा। एयर प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए ह्यूमंस की रेस्पिरेशन को नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग बोला जाता है। नेगेटिव प्रेशर क्यों? लंग्स के अंदर कम कम प्रेशर है, तो बाहर से हवा अंदर आ गई। दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के टाइम पर थोरेसिक कैविटी हैज़ टू बी एनलार्ज्ड, एक्सपैंडेड होनी चाहिए। एक्सपिरेशन जब होगी तो थोरेसिक कैविटी अगर कम हो जाएगी तो अपने आप हवा बाहर आ जाएगी। तो आप देख रहे हो, मैंने बोला अपने आप हवा बाहर आ जाएगी। इसका मतलब इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस, एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। इस सारे प्रोसेस के अंदर मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है कि जो मसल्स हैं ना, डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स, वो किस किस तरह से एक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपिरेशन के प्रोसेस की। एक्सपिरेशन में जो फर्स्ट मसल्स इन्वॉल्व हैं दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इंटरकोस्टल, कॉस्टल रिब्स, इंटर 2 रिब्स के बीच में। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स डॉर्सी वेंट्रल डायरेक्शन में एक्ट करती हैं। डॉर्सी वेंट्रल डायरेक्शन में मीन्स ऐसे। तो ये ऐसे एक्सपेंड नहीं करती, ये एक्सपेंड करती हैं अपवर्ड एंड आउटवर्ड, मीन्स ऐसे रेज हो रहा है। आप देख रहे हो मेरे हाथ ऊपर की तरफ आ रहे हैं, साथ में बाहर भी आ रहे हैं और ऊपर भी। तो हम इसे बोलते हैं अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट। किस डायरेक्शन में? डॉर्सी वेंट्रल डायरेक्शन में।
कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, फर्स्ट टाइप ऑफ मसल इन्वॉल्व। सेकेंड अगर हम बात करें तो इसी में हमारी जो फ्रीनिक मसल्स है, फ्रीनिक मसल्स मतलब डायफ्राम की मसल्स। डायफ्राम जो है वो कैसा होता है, रिलैक्स स्टेट में, ये ऐसे कन्वेक्स स्टेज में होता है। तो अगर डायफ्राम की मसल्स कंट्रैक्ट करेंगी तो इसका मतलब वो कंट्रैक्ट करेंगी तो ऐसे, जो ये ऐसा था कन्वेक्स स्ट्रक्चर वो फ्लैट हो जाएगा, कन्वेक्स स्ट्रक्चर फ्लैट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ऊपर हमारी थोरेसिक कैविटी थी, अगर कुछ मसल्स बाहर की तरफ आ गई, कुछ मसल्स नीचे की तरफ ले गई, डायफ्राम की मसल्स जो है, ये दूसरा हो गया। तो किस डायरेक्शन में हुई, एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में डायफ्राम की मसल्स। अगेन जब भी डायरेक्शंस हमने याद रखनी है तो हमें अपने आप को टेट्रापोड की तरह कंसिडर करके याद करना है। तो ये नीचे की तरफ हो गई, ऐसे फ्लैट हो गया। तीसरी चीज़ जो है वो है एब्डोमिनल मसल्स। जो एब्डोमिनल मसल्स है ना वो भी कंट्रैक्ट करती हैं। जब ये कंट्रैक्ट करती हैं एब्डोमिनल मसल्स तो जितने ऑर्गन्स हैं उसको नीचे की तरफ ले आएंगे। तो जो डायफ्राम है उसने भी नीचे की तरफ पुश किया, सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स ने भी नीचे की तरफ पुश किया। रिजल्ट क्या हुआ, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया। अब जब उसका वॉल्यूम बढ़ गया तो अंदर प्रेशर कम हो गया, नेगेटिव प्रेशर के चलते बाहर से हवा अंदर आ गई। तो इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। अब इसी का ऑपोजिट बात करते हैं। अब वो अंदर चला गया, हवा चली गई। अब जब उसने एक्सपिरेशन करनी है तो क्या होगा, अब ऐसे सोचो कि उसने कंट्रैक्ट किया हुआ था एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने, वो कहते हैं हम थक गए, हमने छोड़ दिया। अगर उन्होंने छोड़ दिया तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ गए, मतलब पीछे की तरफ चले गए। जो अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव किया था एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने वो रिलैक्स कर गई तो वो वापस आ गया। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ने कंट्रैक्ट किया, इन दिस केस इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ने कंट्रैक्ट किया। कंट्रैक्ट करने से और थोरेसिक कैविटी कम हो गई। उसके बाद अगली चीज़ क्या हुई, नेक्स्ट जो था, जो ऐसे स्ट्रेट हुआ था फ्रीनिक मसल्स सीधी हो गई थी, वो फिर से रिलैक्स कर गए, मतलब फिर से कन्वेक्स स्टेज में आ गया। तो आपको क्या दिमाग में रखना है, डायफ्राम की मसल्स जो है वो डायफ्राम रिलैक्स्ड कन्वेक्स स्टेज में है, ये आपको याद रखना है। स्ट्रेट होता है तो वो कंट्रैक्टेड स्टेट है, ये एक अलग चीज़ है। तो अब डायफ्राम की मसल्स भी ऐसे उन्होंने मूव कर लिया तो अब वो कन्वेक्स हो गई, ये अंदर को आ गया। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ने खींच लिया अंदर की तरफ, एंड एब्डोमिनल मसल्स जो कि पहले कंट्रैक्टेड स्टेट में थी जब एक्सपिरेशन हो रही थी, सॉरी इंस्पिरेशन हो रही थी, अब एक्सपिरेशन के टाइम पे वो भी रिलैक्स कर गई। तो जितने एब्डोमिनल ऑर्गन्स थे वो भी ऊपर की तरफ आ गए, वो मसल्स एब्डोमेन की मसल्स जो है वो रिलैक्स कर गई। तो इस वजह से थोरेसिक कैविटी जो है वो छोटी हो गई। थोरेसिक कैविटी छोटी होने से एक्सपिरेशन ऑटोमेटिकली होगी। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, जब हम आर्टिफिशियल माउथ टू माउथ ब्रीथ करते हैं तो उसमें ऐसे ही होता है ना कि जब उसको ब्रीथ इन करवाते हैं, वो तो खुद करवाते हैं, ब्रीथ आउट करने के लिए उसे छोड़ देते हैं, तो उसमें इतनी ज़रूरत नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं ना होती उसकी। तो अब ये हमारे पास मैकेनिज़्म हो गया, इसकी वजह से ये मूवमेंट होती है। तो फिर से रिपीट करते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, डॉर्सिवेंट्रल कंट्रैक्शन। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इंस्पिरेशन के टाइम पे। फ्रीनिक मसल्स एंटीरियर पोस्टीरियर उसकी मूवमेंट होती है, कंट्रैक्शन होती है। कंट्रैक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स हैं। जब एक्सपिरेशन होती है तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट करती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स करती हैं, फ्रीनिक मसल्स रिलैक्स करती हैं एंड एब्डोमिनल मसल्स रिलैक्स करती हैं। तो ऐसे मूवमेंट हो जाती है इंस्पिरेशन एज वेल एज एक्सपिरेशन। यहाँ पे हम दो फैक्ट्स की बात करते हैं। एक तो ये कि नॉर्मल पर्सन जो है वो 12 to 16 ब्रेथ्स लेता है पर मिनट, टाइम्स ब्रीथ करता है। और इसी तरह से जो किसी ने कितना वॉल्यूम ऑफ एयर रेस्पायर किया वो हमें स्पायरोमीटर से उसके बारे में डिटेल्स पता लग जाते हैं।
तो ये हमारा ये वाला पार्ट जो है रेस्पिरेटरी फंक्शंस, क्लिनिकल रेस्पिरेटरी फंक्शंस पता लगाने के लिए स्पायरोमीटर को यूज़ किया जाता है। ये पार्ट हमारा इसके साथ कंप्लीट होता है।